भले ही आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में मेघालय की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2021 में सिर्फ 2% की रिकॉर्ड की गई, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार राज्य सरकार है। हमें गहराई से देखना जरूरी है कि आखिर क्या कारण रहे कि मेघालय की जीडीपी मिजोरम से भी पिछड़ गई। बावजूद इसके वित्त वर्ष 2013-2018 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि के मामले में मेघालय पिछले रैंक से वित्त वर्ष 2018-2021 के दौरान 19वें स्थान पर पहुंच गया। कोविड-19 के बावजूद मेघालय की अर्थव्यवस्था सरकारी व्यय और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से बड़े जोर के कारण बहुत तेज गति से ठीक हो रही है, और केवल जीडीपी ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में मेघालय अन्य राज्यों से पीछे रह जाता। अगर राज्य की एनपीपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने तेजी से काम नहीं किया होता तो, क्योंकि जब से इस सरकार ने राज्य में सत्ता संभाली है उसी समय से दुर्भाग्य ने इस सरकार का साथ नहीं छोड़ा। शुरुआत हम देखें तो हरिजन कॉलोनी स्थानांतरण को लेकर जो बवाल हुआ, जो कई हफ्तों तक शिलोंग के साथ पूरे राज्य के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया, उसके बाद कोविड-19 महामारी जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा डाला, जिसमें मेघालय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ क्योंकि यहाँ की पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह ठप पड़ गई, जो राज्य का मुख्य आय स्रोत था। कोयला खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद उसके बाद भी सरकार को संभलने का मौका नहीं मिला। एक के बाद एक आंदोलन राज्य के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहे, जो अभी भी जारी है। परंतु राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस मामले में तारीफ के हकदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक गठबंधन सरकार को इतनी मुसीबतें झेलते हुए सत्ता में बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। दूसरे तरफ अगर मेघालय की राजनीतिक इतिहास देखें तो अस्थिर राजनीति बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसे में 5 सालों तक एक स्थिर और मजबूत सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था। साथ ही कॉनराड ने कई ऐसे उपलब्धियां हासिल किए जो मेघालय के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि कि कॉनराड संगमा को भीतरी और बाहरी आलोचनाओं का काफी सामना करना पड़ा, जो अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि 2023 में क्या कॉनराड फिर सरकार बना पाएंगे।